साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो दोनों हाथों को आप सभी जोड़ लेंगे, आंखें बंद, गहरा लंबा श्वास भरेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों हाथों को अच्छे से रब करते हुए तो कल हमने डाइजेशन का प्रोसेस पूरा समझा था और हम छोटी आंत तक पहुंच गए थे कि छोटी आंत तक किस तरीके से हमारा पाचन होता है। तो वहां तक सबको क्लियर हो गया? तो फिर हम आगे चलेंगे। तो हम छोटी आंत से शुरू करते हैं, पेज नंबर 16 से। तो यहाँ पर वैसे तो मैंने थोड़ा बता दिया था आपको, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उदर से संसाधित किए जाने के बाद जो भोजन है जठर निर्गमीय संकोची पेशी से होकर छोटी आंत में भेज दिया जाता है। दूध या काइम, जैसे मैंने बताया था, जो पाचन होने के बाद उदर में जो लुगदी जैसा बन जाता है भोजन दूधिया रंग का, उसको काइम कहा जाता है और वो काइम के रूप में छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो प्रवेश करने के बाद पाचन और अवशोषण की प्रक्रियाओं का एक बड़ा भाग यहीं पर संपन्न होता है। तो पाचन का अंतिम चरण जो है, पाचन का अंतिम चरण कहाँ होता है? छोटी आंत में। और यहीं पर आपका जो पोषक तत्व है, जो भोजन पाचन के बाद जो पोषक तत्व बनते हैं, वो पोषक तत्व भी छोटी आंत में ही अवशोषित किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसे तीन अलग अलग द्रवों में मिलाया जाता है। पित्त के बारे में मैंने कल भी बताया था। पित्त जो अवशोषण करने के लिए वसा का इमल्सीकरण करता है, काइम को निष्प्रभावी करता है तथा इसका उपयोग विलीन तथा पीताम्ल जैसे अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। पित्त का उत्पादन, जैसे मैंने कल भी बताया था, पित्त का उत्पादन कौन करता है? यकृत यानी कि लीवर करता है। फिर उसे पित्ताशय में भंडारण किया जाता है, यानी कि स्टोर, लीवर से वो पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और जब भी आप कोई वसा युक्त भोजन करते हैं, ऑयली खाना खाते हैं, तब गॉल ब्लैडर से पित्त निकलकर आपके वसा का इमल्सीकरण करता है, या हम कह सकते हैं पाचन करता है। तो में मौजूद पित्त बहुत अधिक सांद्र होता है, यानी कॉन्सेंट्रेट होता है, काफी गाढ़ा होता है, ऐसा आप उसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारा इसका प्रोसेस हो गया। अग्नाशय द्वारा बनाया गया पाचक रस क्षारीय श्लेष्मिक झिल्लियों के आंत्र एंजाइम, इन एंजाइम में माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये तीनों केवल शर्करा को संशोधित करते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन शामिल होते हैं। ये जो है, ये जो छोटी आंत के अंदर ये सारा क्रम होता है। तो मेन है, सबसे जरूरी जो अंत भाग है वसा का पाचन, वो यहाँ होता है। इसी के साथ साथ कुछ अपशिष्ट उत्पाद, यानी कि जो ब्लड के टॉक्सिन्स, मतलब जो ब्लड सेल्स डैमेज होती रहती हैं, है ना, सेल्स तो बनती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं। अब उनका जो वेस्ट है, उनका जो निकालने का काम है, वो भी वही से होता है। ठीक है। तो जैसे उपयोग विलीन और पीताम्ल जैसे अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। किसका काम है ये? पित्त का, यानी कि जो बाइल है। जब छोटी आंत में जो पीएच है उसका बदलाव हो जाता है। जैसे हमने कल पढ़ा था, उदर का जो पीएच होता है वो काफी अम्लीय होता है, यानी कि काफी कम होता है, लगभग 1 से 3 के बीच में। लेकिन छोटी आंत में पहुंचने पर पीएच का जो मान है, स्तर है, वो बदल जाता है और धीरे धीरे समक्षारीय हो जाता है। थोड़ा थोड़ा एल्कलाइन मतलब बढ़ जाता है। 7
न्यूट्रल होता है। जो जल होता है हमारा वो लगभग 7 pH के आसपास होता है। ना वो एसिडिक होता है, ना वो बेसिक होता है, ना अम्लीय होता है, ना क्षारीय होता है। तो जैसे जैसे पीएच तो छोटी आंत में पीएच का मान बढ़ता चला जाता है, यानी कि जो माहौल एनवायरमेंट है वहां का वो क्षारीय होता चला जाता है। ठीक है, तो समझ गए। उदर का जो पीएच है वो कम होता है, अम्लीय वातावरण होता है, और छोटी आंत का क्षारीय हो जाता है, पीएच बढ़ जाती है, और अधिक एंजाइम्स सक्रिय हो जाते हैं। एंजाइम्स वो केमिकल होते हैं जो भोजन के पाचन का काम करते हैं। तो जो रासायनिक रूप से विभिन्न पोषक तत्वों को छोटे अणुओं में विभाजित करते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि एंजाइम्स वो केमिकल्स होते हैं जो पाचन का काम करते हैं, जो उन अणुओं को तोड़ के छोटे सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। तो हाँ, ताकि वे रक्त वाहिकाओं या लसिका तंत्र में अवशोषित किए जा सके। सरल रूप में होंगे तभी वो अवशोषित होंगे, है ना। विली नामक छोटी उंगली जैसी संरचनाएं, जिनमें से प्रत्येक माइक्रोविली नामक और भी छोटी बालों जैसी संरचनाओं से घिरे होते हैं। आंत का सतही क्षेत्रफल बढ़ाकर उसमें पोषक तत्वों का अवशोषित होने की गति बढ़ाकर पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाती है। तो अब यहाँ पर बात आती है विली की। अब विली क्या है? विली, अब मैंने आपको बताया था जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत की जो दीवारें हैं, जो अंदर वाली, जैसे ये समझ लो ये छोटी आंत की दीवार है, ये अंदर का उसका अंदर की दीवार है, तो इसमें छोटे छोटे उभार निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो जो छोटी आंत की दीवार होती है उसमें छोटे छोटे उभार, छोटी छोटी उंगलियां समझ लो, अनगिनत ऐसे उभार होते हैं, तो वही उन्हीं को विली कहा जाता है। और वो विली का काम ही है पोषक तत्वों को अवशोषित करना। तो वो उंगली जैसी संरचनाएं छोटी आंत से पोषक तत्वों को अवशोषित करके ब्लड में भेजती हैं। तो इसमें कहा गया है कि विली अवशोषित करने की, तो छोटी नामक उंगली जैसी संरचनाएं जिनमें बहुत सारी होती हैं, वो ऐसी छोटी 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 मोटे बाल जैसी संरचनाएं, समझ लो पूरी अंदर की जो दीवार है छोटी आंत की, उसमें मोटी छोटी छोटी उंगलियां टाइप की संरचनाएं होती हैं, जो उन पोषक तत्वों को, जो पाचन के बाद पोषक तत्व बने, उन्हें अवशोषित करने का काम करती है और दीवारों से अवशोषित करके उसे ब्लड में भेज देती है। तो इसमें है, फिर उसके अंदर भी माइक्रोविली होते हैं। विली के अंदर एक बाल जैसी संरचना होती है, तो वे ही संरचनाएं क्या करती हैं, उसका दीवार का क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं और पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, शोषित करती हैं। ठीक है, अवशोषित पोषक तत्व से भरा रक्त, मैंने क्या कहा, वहां से अवशोषित करके वो रक्त में भेज दिया जाते हैं पोषक तत्व। फिर अशोषित पोषक तत्वों से भरा रक्त हिपैटिक पोर्टल शिरा से होकर छोटी आंत से बाहर ले जाया जाता है और यकृत में पहुंचाया जाता है। तो फिर वो कहाँ पहुंचता है? यकृत, यानी कि लीवर में, और जहां उसे छाना जाता है। फिर ब्लड में उसे फिल्टर करा जाता है, जो पोषक तत्वों से भरा ब्लड वहां पे पहुंचा, उसमें से टॉक्सिन्स निकाल दिए जाते हैं, जो भी विषैले तत्व है वो वहां से निकल जाते हैं और पोषक तत्वों को संसाधित किया जाता है। तो छन के फिर साफ सुथरा ब्लड आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहां से समझ आ गया यहां तक की बात। छोटी आंत और पाचक प्रणाली का शेष भाग क्रमाकुंचन करता है, जिसमें भोजन को उदर से मलाशय तक के ले जाया जाता है। छोटी आंत और पाचक प्रणाली, छोटी आंत में फिर क्रमाकुंचन, ऐसे मतलब इस तरीके का मूवमेंट होता है, तो जिससे भोजन को उदर से मलाशय तक ले जाया जाता है और भोजन को पाचक रसों में मिलाकर अवशोषित किया जाता है। वृत्ताकार और लंबवत मांसपेशियां परस्पर विरोधी होती हैं। जब तक सिकुड़ती हैं तो दूसरी शिथिल हो जाती हैं। तो एक दूसरे की मांसपेशियां जो खुल रही हैं, एक सिकुड़ रही हैं, तो ऐसे एक सिकुड़ेगी एक खुलेगी, ऐसे 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 मतलब करते हुए वो भोजन आगे की तरफ चलता है। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो वो इस तरीके से करते हुए भोजन को आगे तक जो है ले जाता है।
जब वृत्ताकार मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो कोटर और अधिक संकराव लंबा हो जाता है, इसमें भोजन को दबाकर आगे की ओर धकेल दिया जाता है। तो जब ये प्रोसेस चलती है तो मतलब वो भोजन आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। और जब लंबवत पेशियां सिकुड़ती हैं तो वृत्ताकार मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और आहार नली को अधिक चौड़ी और छोटी होकर भोजन को प्रवेश करने में सहायक होती है। तो यहाँ पे ये छोटी आंत का प्रोसेस हो गया। अब भोजन कहाँ आएगा? लास्ट में बड़ी आंत में। छोटी आंत से होकर गुजरने के बाद भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में पाचन की क्रिया इतनी अवधि तक जाती है जिसे आहार नली के बैक्टीरिया क्रिया करके किण्वन कर सकें। तो अब क्या होता है? बड़ी आंत की क्रिया इतनी अधिक अवधि तक जाती है। तो देखिए हमारे आंतों में ना बैक्टीरिया होते हैं, हमारी आंतों में बैक्टीरिया होते हैं और वो इतने ज्यादा मात्रा में होते हैं, करोड़ों से कुछ ही कम होते हैं। आप करोड़ों में भी मान सकते हैं, इतनी ज्यादा संख्या में वे बैक्टीरिया होते हैं। और यही बैक्टीरिया आपका सारी हेल्थ, आपका पूरा स्वास्थ्य इन्हीं बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपके शरीर में ये बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है, जिसे कहते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। अब जैसे आप ये देखिए, जब किसी को लूज मोशन होते हैं, पेट खराब होता है, दस्त होते हैं, तो उसके बाद उसको बहुत कमजोरी आ जाती है ना। तो उसको प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं और ये सब चीजें दी जाती है, यानी कि उस दस्त में उसके बैक्टीरिया भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो फिर उसमें जब तक वो दोबारा, तो उसके बाद आपको भूख लगनी भी कम हो जाएगी। बैक्टीरिया अगर कम हो जाते हैं तो आपको भूख भी नहीं लगती। तो अक्सर क्या होता है, जब आप देखिए आप बीमार होते हो तो आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। बुखार हो गया या कोई भी आप बीमार हुए हो तो आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। आप एंटीबायोटिक्स का जब तक दवाई यूज करते हो तो आपको भूख नहीं लगती, भूख खत्म हो जाती है। तो भूख क्यों खत्म होती है? तो एंटीबायोटिक्स जब देते हैं तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है उसे मारने के लिए दी जाती है। लेकिन एंटीबायोटिक को तो फिर सारे बैक्टीरिया को, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं हमारी आंतों में, उन्हें भी मारती है। ठीक है, तो जो जिनके वजह से इन्फेक्शन हुआ तो मरेंगी, पर जो आपकी आंतों में रहने चाहिए उनको भी मारती है, वो तो अच्छों को भी। तो इसीलिए एंटीबायोटिक जब तक आप लेते रहोगे तो आपको भूख कम हो जाएगी, आपका मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो वो इसीलिए, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया आपकी आंतों में रहने चाहिए वो भी मर रहे हैं। तो एंटीबायोटिक जब आप बंद कर देते हो, उसके फिर 2-4 दिन बाद धीरे धीरे जब वो दोबारा बढ़ते हैं आंतों में, उसके बाद जाके आपको धीरे धीरे भूख लगनी शुरू होती है। तो इस तरीके से पूरा स्वास्थ्य, पूरा पाचन डिपेंड करता है उन बैक्टीरिया के ऊपर। जितना आप बाजार का खाना खाओगे उतने ही वे बैक्टीरिया कम होते चले जाते हैं। ठीक है, तो उनको जितना घर का ताजा बना हुआ फर्मेंटेड फूड, जैसे दही में भी तो बैक्टीरिया है, दही है, छाछ है, कांजी है, अम्बली है, इसी के फर्मेंटेड फूड, इडली, डोसा, तो ये सब चीजें जब आप खाते हो तो उससे वो बैक्टीरिया आपके बढ़ते हैं आंतों में। और ये भोजन आपको जरूर करना चाहिए, जैसे दही हो गई, छाछ हो गई, और इनसे वो बैक्टीरिया बढ़ते हैं, आपका पाचन अच्छा रहता है। ठीक है, तो किण्वन माने वही फर्मेंटेशन, जिसे आहार नली में बैक्टीरिया क्रिया करके किण्वन कर सके, जिसे छोटी आंत में संसाधन के बावजूद बचे रह गए कुछ पदार्थों का विभाजन किया जा सके। विभाजन के कुछ उत्पाद अवशोषित कर लिए जाते हैं। मनुष्यों में इन पदार्थों में सबसे जटिल सैकेराइड, मनुष्य में अधिकतम 3 डाइसैकेराइड पचाए जा सकते हैं, शामिल होते हैं। इसके अलावा कई पृष्ठवंशियों में बड़ी आंत द्रव का पुनः अवशोषित कर लेती है। रेगिस्तानी जीवन शैली में कुछ पृष्ठवंशियों में से पुनर्शोषण के साथ सतत अस्तित्व संभव होता है। तो क्या होता है कि जो यहाँ पे बताया गया है कि विभाजन के कुछ उत्पाद अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो कुछ वापस से यहाँ पर जो रह जाते हैं वो दोबारा अवशोषित कर लिए जाते हैं बड़ी आंत में। ठीक है,
तो मनुष्य में इन पदार्थों में सबसे जटिल सैकेराइड, तो मनुष्य की यहाँ पे बात की गई है, तो सबसे जटिल सैकेराइड जो है वो है 3 डाइसैकेराइड पचाए जा सकते हैं, शामिल होते हैं। इसके अलावा कई पृष्ठवंशियों में बड़ी आंत द्रव को पुनः अवशोषित कर लेती है। द्रव को मतलब जो भी लिक्विड है उसे अवशोषित कर लेती है। ठीक है, मैंने पहले बताया था, द्रव को शोषित करके जो मल है वो ड्राई हो जाता है। तो द्रव का यानी कि पानी का अवशोषण भी कहाँ पूरा होता है? बड़ी आंत में। ठीक है, मनुष्य में बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। अब आप बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है, जबकि लंबाई में छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है, लेकिन फिर भी इसको बड़ी आंत कहा जाता है जबकि ये लंबाई में छोटी है, 1.5 मीटर लंबी है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इसकी मोटाई के आधार पर, जो इसकी मोटाई है, छोटी आंत जो है पतली होती है लेकिन बहुत कई मीटर लंबी होती है। ठीक है, तो इसीलिए उसको छोटी आंत कहा जाता है। उसकी वो समझ लो पतली है बहुत। बड़ी आंत मोटी होती है, इसकी लंबाई तो कम होती है, लगभग 1.5 मीटर, लेकिन इसकी मोटाई ज्यादा होती है, तो जिस वजह से इसे बड़ी आंत कहा जाता है। तो बड़ी आंत में 3 हिस्से होते हैं। छोटी आंत से मिलने वाले बिंदु पर स्थित तो यहाँ दिया गया है अंडांत्र, वृत्तांत्र और मलाशय। तो बड़ी आंत को जो 1.5 मीटर की नली है उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। जहां से वो छोटी आंत से जुड़ के शुरू हो रही है, जो उसका पहला हिस्सा है, उसको कहा गया है यहाँ पर अंडांत्र। फिर उससे बीच का जो हिस्सा है वो है बृहदांत्र और लास्ट का है मलाशय। ठीक है, वृदांत के भी 4 भाग होते हैं: आरोही वृदांत, अनुप्रस्थ वृदांत, अवरोही और अवग्रह वृदांत। तो इस तरीके से बड़ी आंत कई हिस्सों में बटी होती है। बड़ी आंत ग्रास से पानी को सोख लेती है, मैंने जैसे पहले की बताया। तो पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। तो मल ड्राई कहाँ होता है? बड़ी आंत में। और मल को तब तक जमा रखती है जब तक उसे बाहर निकाल नहीं दिया जाता। तो अब कब्ज हो जाती है जैसे, तो क्या होता है? मल इकट्ठा होता चला जाता है, आपकी बड़ी आंत में सड़ता रहता है। तो इसलिए सफाई करना बहुत जरूरी है अपनी आंतों का। तो आप तो खाना तो कंटिन्यू खा रहे हो, बट मल उतनी मात्रा में आप बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो वो मल का आपकी आंतों में तो सड़ेगा। जो आहार उत्पाद विली से होकर नहीं निकल जो आहार उत्पाद विली से होकर नहीं निकल सकते उसे सेलुलोज यानी आहार फाइबर, उन्हें शरीर के अन्य अपशिष्ट पदार्थों में मिला दिया जाता है और वे कड़ा और सांद्र मल बना देते हैं। यह मल एक निश्चित अवधि के लिए मलाशय में रहता है और फिर अंकुंचन शिथिलन के कारण गुदाद्वार के जरिए शरीर से निकाल दिया जाता है। इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना गुदा की संकोचक पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो समझ आ गया। फिर गुदाद्वार, मलाशय से गुदाद्वार द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन और बताई गई है कि जो आहार उत्पाद विली से होकर नहीं निकल सकते, जो आहार उत्पाद जो विली ने अवशोषित नहीं करे, तो जैसे सेलुलोज, तो उन्हें शरीर के सेलुलोज का एब्जॉर्प्शन मनुष्य का शरीर नहीं करता, तो उन्हें जो है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के यानी कि मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी पाचन की प्रक्रिया हो गई जो हमने कल से आज तक में पूरी कर ली है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 18 पर, आहार एवं पोषण की अवधारणा। स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए मनुष्य
मनुष्य को उचित एवं पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। शरीर की आहार संबंधी आवश्यकताओं के तहत पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए अच्छा पोषण या उचित आहार सेवन महत्वपूर्ण है। नियमित शारीरिक गतिविधियों के साथ पर्याप्त, उचित और संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। खराब पोषण से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और रोग के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास बाधित होता है और उत्पादकता कम होती है। पहले इसको पढ़ लेते हैं पूरे को, फिर इसको समझा दूंगी, ठीक है। संपूर्ण जीवन में स्वस्थ आहार उपभोग अपने सभी रूपों में कुपोषण रोकने के साथ साथ गैर संचारी रोगों तथा अन्य स्थितियां रोकने में भी मदद करता है। लेकिन तेजी से बढ़ने वाले शहरीकरण, वैश्वीकरण, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उपभोग तथा बदलती जीवन शैली के कारण आहार संहिता में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। लोग अधिक ऊर्जा, वसा, शर्करा, नमक, सोडियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तथा पर्याप्त फल एवं सब्जी, रेशा युक्त आहार जैसे कि साबुत अनाज का सेवन नहीं करते। इसलिए वे सभी कारक असंतुलित आहार में योगदान करते हैं। संतुलित और स्वस्थ आहार विभिन्न जरूरतों जैसे कि उनके उम्र, लिंग, जीवन शैली और शारीरिक गतिविधियां, सांस्कृतिक, स्थानीय उपलब्ध खाद्य पदार्थों और आहार्य रीति रिवाजों के आधार पर अलग अलग होता है, लेकिन स्वस्थ आहार का गठन करने वाले मूल सिद्धांत समान रहते हैं। ठीक है। संतुलित आहार वह होता है जिसमें प्रचुर और उचित मात्रा में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और तंदुरुस्ती, आरोग्यता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त रूप से मिलते रहते हैं तथा संपूरक पोषक तत्व कम अवधि की कमजोरी दूर करने के लिए न्यून व्यवस्था है। तो देखिए यहाँ पर इस पेज में जो बताया गया है वो ये है कि अगर आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आप जैसा भोजन लेते हैं वैसे ही आपका स्वास्थ्य होगा। अगर आप अच्छा भोजन लेते हैं, बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, सभी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यानी कि आपका पूरा का पूरा स्वास्थ्य आपके खान पान पर काफी हद तक निर्भर करता है। ठीक है, तो खराब अगर आप भोजन करते हो, ऐसा भोजन करते हो खराब मतलब जिसमें पोषक तत्व कम होते हैं, तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर, बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम होती चली जाती है। तो अगर आप एक अच्छा संतुलित भोजन, संतुलित मतलब जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, वसा भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, सब कुछ हो, तो ऐसा भोजन एक संतुलित भोजन माना जाता है। तो ऐसा भोजन अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपका प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहेगी, बीमारियों का संक्रमण भी कम होगा आपके ऊपर, और दूसरा आपका स्वास्थ्य पूरा का पूरा बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अधिक ऊर्जा, जैसे कि अगर आप ऐसा भोजन करते हैं जैसे बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, जैसे बहुत ज्यादा मैदा का बना हुआ खाना, बहुत ज्यादा ऑयली खाना, नमक बहुत ज्यादा या मीठा बहुत ज्यादा, तो ऐसे, या फिर बाजार का पैक्ड फूड बहुत, क्योंकि अगर पैक्ड फूड है तो उसमें नमक भी ज्यादा होगा, मीठा भी ज्यादा होगा, प्रिजर्वेटिव्स भी होंगे, केमिकल्स भी होंगे। तो ऐसा भोजन अगर आप करते हैं तो इससे भी आपकी पूरी जो भोजन है वो असंतुलित हो जाता है, और उसमें फाइबर भी नहीं होता ऐसे भोजन में, तो जिससे आपका पाचन भी प्रभावित होता है, आपका पूरा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो रेशा युक्त भोजन करना चाहिए जिसमें कि फाइबर हो।
फाइबर किस किस चीज में होता है? अनाज में होता है। अनाज जितने भी मोटे अनाज होते हैं उन सब में रेशा खूब मात्रा में होता है, जैसे जौ, ज्वार, मक्की, बाजरा, रागी जिसे मंडुआ कहा जाता है। तो अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग अनाज आपको खाने चाहिए। इसी के साथ साथ जैसे सामक का चावल, कंगनी, हरी कंगनी, तो कोदरा, ये सारे पॉजिटिव मिलेट्स हैं जिनमें और ज्यादा भरपूर मात्रा में जो रेशा होता है, फाइबर होता है। तो ऐसा भोजन आपको करना चाहिए। तो जिसमें रिफाइंड फूड हो, जैसे मैदा हो गया, सूजी हो गई, जिनमें रेशा है ही नहीं, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो संतुलित और स्वस्थ आहार आपकी आवश्यकताओं पर, बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्धारित करता है। जैसे कि आपकी उम्र क्या है उसके अनुसार भी आपका जो बैलेंस्ड डाइट है उस वो बदल जाती है। तो उस अगर यंग कोई बच्चा है 20 साल का, 25 साल का, तो उसकी जरूरत डिफरेंट होगी, उसकी बैलेंस डाइट अलग तरीके की बनेगी। अगर कोई 60-70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसकी बैलेंस डाइट अलग तरीके की बनेगी। तो ऐसा नहीं है कि बैलेंस डाइट सभी के लिए समान हो। उम्र के ऊपर, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर आपकी बैलेंस डाइट निर्धारित करती है। जैसे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो प्रोटीन की जरूरत भी बढ़ती है। बच्चे की प्रोटीन की जरूरत भी ज्यादा होती है और बुजुर्ग लोगों की भी प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है। ठीक है। तो इसी तरीके से लिंग के ऊपर, महिला है या पुरुष है, इसके ऊपर भी आपका बैलेंस डाइट निर्धारित करता है। इसी के साथ साथ जीवन शैली, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, आपकी जीवन शैली कैसी है, लाइफ स्टाइल कैसा है, रूटीन कैसा है, आप शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं या मानसिक श्रम ज्यादा करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी आपका बैलेंस डाइट निर्भर करता है। शारीरिक गतिविधियां, वही सब, और सांस्कृतिक स्थानीय उपलब्धियां, खाद्य पदार्थों, रीति रिवाजों के ऊपर भी आपका खान पान काफी हद तक निर्धारित करता है। तो यहाँ पर आहार और पोषण की अवधारणा के बारे में यही बताया गया है। तो जिससे संतुलित भोजन वह है जिसमें प्रचुर और उचित मात्रा में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जिसमें संपूर्ण स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और तंदुरुस्ती बनाए रखने की जो सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, आपकी जीवन शक्ति बनी रहे, जीवनी शक्ति अच्छी रहे, तो ऐसा भोजन ही एक अच्छा भोजन माना जाता है। ठीक है। आहार संबंधी मुख्य समस्या अपर्याप्त और असंतुलित आहार का सेवन है। अगर आपके अंदर बीमारी का आना, कमजोरी का आना, ये सब है, तो इसका मतलब है कि आप अपर्याप्त या असंतुलित आहार करते हैं। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व की सबसे सामान्य पोषण संबंधी समस्याओं में से एक जन्म के समय कम वजन होना, तो एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। जब बच्चा पैदा होता है उसका वजन काफी कम होता है। बच्चों में प्रोटीन, कैलोरी, ऊर्जा, कुपोषण, जो कि मैंने बताया, बच्चे को प्रोटीन की आवश्यकता काफी ज्यादा होती है क्योंकि प्रोटीन का कार्य है निर्माण करना, और बच्चे का जब ग्रोथ होता है, बच्चे को निर्माण की, शरीर के निर्माण की, हर चीज के निर्माण की बहुत जरूरत होती है। तो यानी कि उसकी प्रोटीन की आवश्यकता काफी ज्यादा होती है। एक वयस्क मतलब इंसान के कंपैरिजन बच्चे की प्रोटीन की जरूरत काफी ज्यादा होती है। तो बच्चे को प्रोटीन रिच चीजें ज्यादा देनी चाहिए, जैसे दूध, दही भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग दे सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ जो है ड्राई फ्रूट्स, जैसे नट्स हो गए, अखरोट हो गए, इन सब में खूब मात्रा में, मूंगफली हो गई, तो प्रोटीन का सोर्स अच्छा दें जिससे कि उनकी बच्चे की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी हो। तो इसके ऊपर उसकी पूरी ग्रोथ निर्भर करती है, ना सिर्फ शारीरिक ग्रोथ, उसकी मानसिक ग्रोथ भी, बच्चे का दिमाग कैसा डेवलप हो रहा है, तो ये सब भी काफी हद तक डिपेंड करता है उसकी प्रोटीन इनटेक पर, कि उसको कितना प्रोटीन दिया जा रहा है। तो बच्चे की आवश्यकता जब तक कि वो बढ़ रहा है उसको अच्छा प्रोटीन देना चाहिए। यस। पेज नंबर तो यहाँ पर है, देश में मानव संसाधनों के विकास के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण सहयोगी कारक हैं। अगर देखिए देश उन्नति तभी करेगा जब हमारे जो सभी देशवासी हैं वो स्वस्थ रहेंगे, तभी हम अपना कार्य अच्छे से कर सकते हैं। और हम अपनी जब कार्य को अच्छे से करेंगे या हम बार बार बीमार कम पड़ेंगे, तो हमारा पैसा ज्यादा से ज्यादा खर्च होता है बीमारी पर, दवाइयों पर, तो वो पैसा हम दूसरी जगह लगा पाएंगे अगर हम स्वस्थ होंगे। हमारी काम भी हम ज्यादा कर पाएंगे अगर हम स्वस्थ होंगे। अगर हम बीमार रहेंगे तो हम काम भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो जिससे ना सिर्फ हमारे मेरा स्वास्थ्य अगर खराब है तो उससे मेरा तो पर्सनली लॉस है ही, मेरी फैमिली भी सफर करती है। ना सिर्फ मेरी फैमिली, पूरे देश की उन्नति पर भी उसका असर पड़ता है अगर एक भी व्यक्ति बीमार होता है। तो इसलिए अगर आप अपने खान पान का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो वो न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो आपके परिवार और देश, समाज सभी के लिए बहुत अच्छा है। हालिया प्रमाण दर्शाते हैं कि गर्भाशय में पोषण की कमी बाद में जीवन में आहार संबंधी चिरकालिक रोगों के लिए भाव भूमि निर्मित करती है। स्तनपान व्यस्त स्वस्थ विकास में वृद्धि करता है और संज्ञानात्मक विकास में सुधार करता है तथा उसमें लंबे समय तक का स्वास्थ्य लाभ होता है और अधिक वजन या मोटापा और बाद में जीवन में एनसीडी होने की जोखिम कम हो जाते हैं। यद्यपि स्वस्थ आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जिनमें प्रमुखता खाद्य आधारित दृष्टिकोण से पोषक नवाचार पर स्थानांतरित हो गई है। तो यहाँ पर यही बताया है कि जो गर्भाशय में पोषण की कमी अगर होती है, यानी कि जब लेडी प्रेग्नेंट है उसी समय, तो बाद में जीवन में आहार संबंधी चिरकालिक रोगों के भाव भूमि निर्मित करती है। तो यानी कि जब लेडी कोई प्रेग्नेंट होती है तो उस समय का उसका आहार भी अच्छा होना चाहिए, तो उसी समय से बच्चे की ग्रोथ पर और हर चीज पर असर आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से नास और दूसरी बारी आती है फिर स्तनपान। जब तक कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चे को कराई जा रही है तब भी उसको, लेडी को, बहुत हेल्दी फूड लेना चाहिए। तो इसका जो असर है उस बच्चे पर पड़ता है, उसकी ग्रोथ पर पड़ता है, उसकी शारीरिक ग्रोथ और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम भी और उसके बाद भी जो एक बहुत अच्छा फूड देना चाहिए जिससे कि बच्चे का स्वास्थ्य जीवन भर अच्छा रहे। तो उस बच्चे का पूरा इम्यूनिटी, उसका जो प्रतिरोधक क्षमता है वो निर्भर करती है कि प्रेगनेंसी में कैसा भोजन मिला, उसके बाद उस लेडी को कैसा भोजन मिला। तो वही जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, वही बच्चे के अंदर जाता है। तो इसलिए बच्चे का स्वास्थ्य इन पर पूरा उसका जीवन काल निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया, यद्यपि स्वास्थ्य आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, इसलिए प्रमुखता खाद्य आधारित दृष्टिकोण से पोषक नवाचार पर स्थानांतरित कर दी गई। खाद्य पदार्थों को निम्नलिखित के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थ यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा। साबुत किन में होता है ये भरपूर मात्रा में? साबुत अनाज। साबुत अनाज के बारे में मैंने आपको बताया, जितने जौ, ज्वार, मक्की, बाजरा, कंगनी, सामक, कोदरा, ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है, इनको खाना चाहिए। और वनस्पति तेल, जो पेड़ पौधों, वनस्पति तेल का मतलब है जैसे कि सूरजमुखी का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, बट ये रिफाइंड ऑयल नहीं, ये प्योर ऑयल हो। ठीक है, तो ये वनस्पति तेल, इनको माना जाता है। घी हो, मेवे हो मतलब कि ड्राई फ्रूट्स हो, तिलहन और शर्करा। तो इस तरीके से इन सब से आपको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। दूसरे नंबर पर बारी आती है हड्डियां मजबूत करने वाला आहार। तो इसमें बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब जो आपके शरीर को निर्माण का काम करती हैं, जिसमें प्रोटीन की बात कही गई है। तो वो किन में होता है? दलहन मतलब दालों में, मेवों में, तिलहन में, दुग्ध में, दूध से बने प्रोडक्ट्स में, मांस, मच्छी, मुर्गी, जो मैंने अभी आपको बताया था प्रोटीन रिच फूड कैसा किन किन चीजों से आपको मिल सकता है। दालों में होता है, स्प्राउट्स में होता है, स्प्राउट्स यहाँ पे नहीं लिखा गया। अंकुरित जो अंकुरित दालें वगैरह होती हैं उनमें काफी अच्छी मात्रा में होता है।
तिलहन, दुग्ध या दूध से बने प्रोडक्ट्स जितने होते हैं, मांस मच्छी वगैरह, ये सब प्रोटीन के काफी अच्छे सोर्स हैं। ड्राई फ्रूट्स हो गए, इन सब में तो ये सब प्रोटीन के काफी अच्छे सोर्स हैं। तो इसलिए चाहे बच्चे हों या बड़े हों, प्रोटीन हर किसी को लेना चाहिए। सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ यानी कि विटामिन और खनिज लवण, इनमें हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं, यानी कि जो आपको बीमार होने से बचाते हैं। उनके लिए क्या लेना चाहिए? तो हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल, अंडा, दूध से बनी प्रोडक्ट्स, दूध से बने प्रोडक्ट मतलब दही, छाछ, पनीर, ये सब है ना। मांसाहारी खाद्य पदार्थ भी इसमें शामिल हैं। तो ये 3 कैटेगरी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एक तो ऊर्जा देने वाली है, दूसरी निर्माण और मरम्मत करने वाली है, और तीसरी है जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, यानी कि बीमार होने से बचाती है या सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये 3 कैटेगरी ही हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया किन किन खाद्य पदार्थों में वो 3 चीज, मतलब किसमें क्या होता है। ठीक है, तो घी भी लेना चाहिए, बट चीजें डिपेंड करती हैं कितनी शुद्ध ले रहे हैं आप, उनके ऊपर भी काफी हद तक चीजें निर्भर करती हैं। जीवन के विभिन्न चरणों में आहार योजना, पोषण सबके लिए आवश्यक है, हालांकि हर व्यक्ति के लिए आवश्यकता अलग अलग होती है, जिसमें एक शिशु, बढ़ता हुआ बच्चा, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं और बुजुर्ग लोग शामिल हो सकते हैं। आहार विभिन्न कारकों जैसे उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधि और विभिन्न शारीरिक चरणों में पोषण की आवश्यकता और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। बच्चों की शारीरिक लंबाई और वजन उनकी शारीरिक वृद्धि का विकास को दर्शाता है, जबकि वयस्क की लंबाई और वजन अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में उठाए गए चरण दर्शाता है। तो जो कि मैं आपको जब से बता रही हूँ कि चाहे गर्भवती स्त्री हो, स्तनपान कराने वाली स्त्री हो, या फिर बच्चे हों या बुजुर्ग हों, इनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इनकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा होती है, और यही इसमें बताया गया है। तो स्मरण योग्य तथ्य, कुछ याद रखने योग्य बातें क्या हैं? प्रसव के बाद 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना शुरू करें तथा कोलेस्ट्रम को ना त्यागें। तो 1 घंटे के अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो जरूर करानी शुरू करनी चाहिए। 6 महीने तक केवल पानी देना चाहिए, या फिर जो है माँ का दूध दिया जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर अनुपूरक खाद्य पदार्थों के साथ अच्छा होगा, जैसे कि 2 वर्ष तक स्तनपान कराया जाए। फिर 6 महीने के बाद आप उनको हल्का लाइट फूड दे सकते हैं, और साथ साथ में माँ का दूध भी 2 साल तक देना चाहिए। 6 महीने की उम्र के बाद शिशुओं के लिए केवल माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता है। 6 महीने की उम्र के बाद स्तनपान कराने के साथ साथ अनुपूरक आहार दिया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे केला दे दिया या जो भी हेल्दी, दाल का पानी दे दिया, इससे की चीजें धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए 6 महीने के बाद। कम लागत परक घर पर बनाए जाने वाले कैलोरी एवं पोषक तत्वों से भरपूर अनुपूरक आहार खिलाएं। तो ऐसा खाना खिलाएं जो घर पर बना हुआ हो, ताजा बना हुआ हो। बाजार से लाकर बच्चों को फूड ना दें, जैसे बहुत सारे आजकल फूड मार्केट में आते हैं, उनसे बचना चाहिए। कोशिश करें जो भी दें घर पे बना हुआ दें, वो ज्यादा स्वास्थ्य कारक होता है। शिशुओं के लिए अनुपूरक आहार तैयार करते और खिलाते समय स्वच्छता पद्धति का पालन जरूर करें। जब स्पेशली छोटे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, वो थोड़ी भी गंदगी या इन चीजों को कैच कर लेता है और बहुत जल्दी बीमार पड़ता है। तो उसके खाना बनाने में, उसको खाना खिलाने में, उसके आसपास सफाई का काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो क्योंकि वो एकदम बाहर के वातावरण में आता है, और बाहर का वातावरण बहुत सारे पॉल्यूशन से भरपूर है, बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, तो इसलिए उसकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा वीक होती है और कई साल लग जाते हैं उसकी अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होने में। तो जितना उसके आसपास का वातावरण आप साफ सुथरा, उसका खान पीन साफ सुथरा रखेंगे, तो उतना ही वो बीमारियों से बचा रहेगा। खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पर। पाश्चात्यकरण खाद्य की सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। पाश्चीकरण मतलब कि प्रिजर्वेशन, यानी कि खाने को खराब होने से सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए
ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। अतः खाद्य पदार्थों को भोज्य एवं सुरक्षा स्वरूप से संरक्षित करने के लिए खाद्य संसाधन और संरक्षण की आवश्यकता है। खाद्य को फसल काटने और पशु के बाद नष्ट होने से बचाने की विधियां इतिहास में पूर्व काल से चली आ रही हैं। तो खाद्य पदार्थों को विभिन्न कारणों से प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि फसल कटने पर अन्न को सुखा लिया जाना ताकि वो खराब ना हो, शेल्फ लाइफ बढ़ सके उसकी। पहले के समय में खाद्य पदार्थों का संसाधन मुख्य रूप से उनकी सुपाच्यता, स्वाद सुधारने और खाद्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। तो उनकी प्रोसेसिंग की यहाँ पर बात करी गई है, तो उससे उसका एक तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अगर कोई चीज 15 दिन या महीने तक चलने वाली है, अगर आप उसको अच्छे से प्रोसेसिंग करके रखते हैं तो वो एक 6 महीना या साल भर तक भी खराब नहीं होती। पहले प्रोसेसिंग का मतलब था कि सबको आपूर्ति मिलती रहे, सबको खाना प्रॉपर मिले, कमी ना पड़े, सुपाच्य हो जाए, अच्छा पचने लायक हो जाए और स्वाद उसका सही रहे। तो यहाँ पर अब हम फूड प्रोसेसिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का जो है महत्व बताया गया है। तो फूड प्रोसेसिंग का महत्व क्या है? इसका तात्पर्य ऐसी विधियां और तकनीकों का समूह से है जो कि कच्ची सामग्रियों को तैयार या आधी तैयार करके खाद्य उत्पादों में बदल देता है। तो ऐसी विधियां या ऐसे तरीके फूड प्रोसेसिंग के जो कच्ची सामग्री हैं उनको तैयार या आधा तैयार कर दें आप, फिर उनको घर लाके उनको पूरा तैयार कर लें। लोगों की जीवन शैली में आए परिवर्तन और आवागमन में वृद्धि तथा वैश्वीकरण के कारण भी विभिन्न प्रकार के संसाधित खाद्य उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है कि हमारी जीवन शैली में बदलाव आ रहा है, जिससे कि हमें ऐसी चीजें चाहिए होती हैं जिन्हें हम तेजी से पका सकें जल्दी जल्दी। और हम जब ट्रेवल करते हैं तो हमें उस ट्रेवलिंग में भी ऐसा खाना हम ले जा सकें जो कि हम रास्ते में भी खा सकें। तो आप कितना कुक करके ले जाओगे घर से, तो ऐसा खाना जो आप रास्ते में भी खा सके। तो इसके लिए भी फूड प्रोसेसिंग का काफी मदद मिलती है। तो जनवरी 2010 को भारत सरकार ने भारत में खाद्य संसाधन उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2012 तक बृहद खाद्य संसाधन पार्क यानी कि फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना की घोषणा की। फूड फोर्टिफिकेशन, खाद्य पदार्थों या मसालों में जिन पोषक तत्वों की कमी होती है, यानी कि कोई खाने की चीज है उसमें कोई पोषक तत्व की कमी है, तो उस पोषक तत्व को बाहर से जब डालकर उसके उस पोषक तत्व की कमी को पूरा कर दिया जाता है तो उसे फूड फोर्टिफिकेशन या पदार्थ का प्रबलीकरण कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी में मान लिया क्लोरीन नहीं है तो आपने उसको क्लोरीन को बाहर से डाल दिया, या किसी में कोई मिनरल नहीं है, आपने उस मिनरल को उसकी वैल्यू बढ़ा दी खाने की, उसके अंदर कोई वो पोषक तत्व की कमी है, आपने उसको बाहर से डाल दिया तो उसकी पोषक तत्व बढ़ा दिए। तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया? फूड फोर्टिफिकेशन या फूड का प्रबलीकरण कहा गया, ताकि आहार की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जा सके। यह विधि आमतौर पर महंगे खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के लिए अपनाई जाती है। फूड फोर्टिफिकेशन के उदाहरण जैसे डबल रोटी के निर्माण के दौरान आटे में प्रोटीन लाइसिन मिलाया जाता है। ठीक है, जब आप डबल रोटी यानी कि ब्रेड बना रहे हैं तो उसमें प्रोटीन का जैसे लाइसिन नामक प्रोटीन डाल देने से उसकी क्वालिटी को बेहतर कर दिया। वनस्पति तेलों या घी में विटामिन ए या विटामिन डी का मिला देना, तो जिससे उसकी क्वालिटी बेहतर हो गई। नमक में आयोडीन का मिला देना, जिससे आयोडाइज्ड सॉल्ट के रूप में नमक मिलने लगा। तो इस तरीके से किसी भी जब पोषक तत्व को बाहर से डाल दिया जाता है जो उसके अंदर खुद में मौजूद नहीं है, उस प्रोसेस को फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। तो इसमें 2-3 उदाहरण यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं, ब्रेड का, एक नमक का, और तीसरा उदाहरण तेल का। तेल में विटामिन ए विटामिन डी को मिला दिया जाता है, नमक में आयोडीन को मिला दिया जाता है, या फिर ब्रेड में लाइसिन नामक प्रोटीन को मिला देना। फूड फोर्टिफिकेशन के लिए कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। शेल्फ लाइफ ऑफ फूड, यानी कि शेल्फ लाइफ का मतलब है कि
कितने लंबे समय तक वो खराब नहीं होगा खाना। तो शेल्फ लाइफ खाद्य पदार्थ के उत्पादन और स्थानांतरण से लेकर सुरक्षित एवं स्वादिष्ट खाने योग्य बने रहने की अवधि को उनकी शेल्फ लाइफ कहते हैं। जैसे कि दूध है, अगर आप गाय भैंस का दूध निकाल के लाते हैं या ऐसे खरीदते हैं, तो अगर आप उसको उबालोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर वही पैकेज्ड दूध लेकर आते हो तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई, वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। उसी को अगर आप टेट्रा पैक में लाते हो तो वो कई महीनों तक खराब नहीं होता, ठीक है। तो कहा तो दूध की शेल्फ लाइफ कुछ घंटे की होती है, अगर आप कच्चा दूध रख दोगे तो कुछ घंटों में खराब हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर वो पैकेट में आ गया तो पैकेट में वो 1-2 दिन तक चल जाता है। फिर टेट्रा पैक आ जाते हैं, टेट्रा पैक में कई कई महीने दूध खराब नहीं होता है। तो यानी कि उसकी शेल्फ लाइफ कहां से कहां पहुंचा दी गई। तो इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं जो शेल्फ लाइफ, जिसको शेल्फ लाइफ कहा जाता है। यानी कि शेल्फ लाइफ मतलब कोई चीज कितने लंबे समय तक खाने योग्य बनी रह सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा हम आजकल प्रोडक्ट्स की, खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ काफी लंबी लंबी कर देते हैं, ठीक है, जिससे वो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होती। खाने की चीजें कई कई महीने तक रखी रहती हैं। खाद्य विज्ञान यानी कि फूड साइंस। तो फूड साइंस के बारे में क्या कहा गया है, खाद्य विज्ञान को एक ऐसे विशिष्ट क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें रासायनिक एवं भौतिक जैसे आधारभूत विज्ञान विषयों के साथ साथ पाक कलाओं, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म जीवी विज्ञान का अनुप्रयोग किया गया है। तो खाद्य विज्ञान में यानी कि फूड साइंस में न केवल खाने के बारे में बात की गई है, उसमें केमिकल्स की बात की, केमिस्ट्री की भी बात हुई है, उसमें फिजिक्स की भी बात हुई है, उसमें पाक कला यानी कि फूड कैसे बनाया जाता है उसकी भी बात हुई है, कृषि विज्ञान की भी बात हुई है, उसमें सूक्ष्म जीवी विज्ञान की, माइक्रोबायोलॉजी की भी बात हुई है। तो फूड साइंस से केवल फूड साइंस नहीं है, उसमें केमिस्ट्री भी है, उसमें फिजिक्स भी है, उसमें माइक्रोबायोलॉजी भी है, उसमें कृषि एग्रीकल्चर भी है और उसमें कुकिंग का तरीका भी है। तो वो सब चीजें मिलाकर फूड साइंस बनती है। खाद्य विज्ञान एक बहुत ही विस्तृत विषय विशेष है। तो खाद्य वैज्ञानिक खाद्य के भौतिक और रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो खाद्य वैज्ञानिक है, फूड साइंटिस्ट हैं, तो वो क्या करते हैं, खाने का केमिकल देखते हैं, केमिस्ट्री मतलब कैसे उनके अंदर क्या क्या केमिकल हैं, कैसे केमिकल प्रोसेस हो रही है उनके अंदर, क्या क्या केमिकल बदलाव आ रहे हैं उनके अंदर। और फिजिक्स का भी उसमें काफी बड़ा रोल रहा है, उसका रूप संरचना, ये सब चीजें भी महत्व रखती हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स काफी मायने रखती है। जिससे हमें खाद्य पदार्थों की प्रकृति और उसकी विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है। इसका तात्पर्य ऐसी विधियों और तकनीकों का समूह से है जो कच्ची सामग्रियों को तैयार या आधे तैयार करके खाद्य पदार्थों में बदल देता है। खाद्य संसाधन के लिए पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इसे लंबे सुरक्षा काल वाले खाद्य उत्पादों में परिवर्तित कर दिया जाता है। कोई चीज ऐसी है जैसे केला है, केला तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना। अब केले के चिप्स बन गए तो फूड प्रोसेसिंग हो गई, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई, लंबे समय तक केले के चिप्स रख लो, ठीक है। मतलब उदाहरण मैंने आपको दिया, इस तरीके से आप अलग अलग उनका रूप बदल के उन्हें काफी लंबे समय तक उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो, अलग रूप में दे दिया। ट्रेवलिंग के समय भी आप ले जा सकते हो, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो उस समय भी आप उन्हें ले जा सकते हो। तो इस तरीके से किसी भी कच्चे सामान को जो कि जल्दी खराब होने वाला होता है, उसकी प्रोसेसिंग करके उसको ऐसे रूप में बना के जिससे उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए और वो जल्दी खराब भी ना हो, आप उसे कहीं ले जाना चाहे ले जा भी सकें। तो ऐसे कोई मुझे, जैसे मैंने केले के चिप्स का उदाहरण दिया,
आप मुझे कोई एक दो उदाहरण ऐसे देंगे कोई ऐसे कि किसी भी खाने की चीज को अगर हम किसी और चीज में बदल दें तो उसकी शेल्फ लाइफ अगर बढ़ाई जा सके तो? आलू मैम, पोटैटो। आलू को तो बहुत ही अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। तो आलू के तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बन सकते हैं। कोई और उदाहरण देगा इसी तरीके से? एक दो उदाहरण और दीजिए। तो अगर ऐसे कोई भी चीज है जो जल्दी खराब हो जाती है, आप उसका रूप बदल दें जिससे वो बहुत लंबे समय तक अगर चल सकती है। मैम अंगूर। ग्रेप। क्या चीज? अंगूर। अंगूर? अंगूर अंगूर ग्रेप्स ग्रेप्स। हाँ, अंगूर का क्या बनेंगे आप? किशमिश बनता है उसका। हाँ किशमिश बन। तो जैसे अंगूर से किशमिश बन गई, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई। तो इस तरीके से ये कुछ उदाहरण हुए जिनसे आप उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो और चीजें बदल जाती हैं, है ना? इस तरीके से दिमाग। सेब, सेब का मुरब्बा बना लो। हाँ, जैसे ऐसे है ना, तो ये अलग अलग रूप में आप उन्हें बदल सकते हो और उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है ना। तो ऐसे बहुत बहुत इसमें तो इंडियंस बहुत माहिर हैं। तो कैसे उसका रूप बदल के कैसे हम उसकी अलग अलग रूप में उन्हें ला सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसकी तो लिस्ट बहुत लंबी है। तो कुकिंग में तो इंडियंस की कोई वो है ही नहीं। हर रूप में ना जाने एक चीज को कितने रूप में बदल सकते हैं हम। तो ये ही इसमें बताया गया है। फूड टेक्नोलॉजी इन सब पे हम और बात करेंगे कल। तो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए फिर। जब पाचन होता है तो जल का अवशोषण कहाँ होता है? पाचन के बाद मतलब बिल्ली में है? बिल्ली में नहीं, पानी का छोटी आंत में, छोटी आंत में, अंतिम चरण में ना। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण सबसे बाद में होता है। बड़ी आंत में पानी, पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में होता है, लेकिन पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ठीक है? हाँ मैम, बढ़िया। तो है ना। तो अब यहाँ पे बताइए विली का काम क्या है और कहाँ होती है विली? बिल्ली का काम है अवशोषित करना। किसको? क्या अवशोषित करती हैं वे? बिल्ली मल को नहीं, विली का काम है पोषक पाचन। जब छोटी आंत में पूरा हो जाता है तो छोटी आंत की दीवारों में होती है विली, है ना। विली की जो उंगली जैसी संरचनाएं हैं छोटी आंत की दीवारों में पाई जाती हैं। और जो पोषक तत्व पाचन के बाद जो पोषक तत्व बने, उन पोषक तत्वों का अवशोषण का काम करती हैं विली उंगली जैसी जो संरचनाएं होती हैं। और वो फिर अवशोषित करके उसे ब्लड में भेजती है और वहां से वो यकृत यानी लीवर में जाता है और यकृत उसे छानता है, फिल्टर करता है और उसमें जो विषैले तत्व होते हैं उन्हें छान के अलग कर देता है और शुद्ध पोषक तत्व भरा जो ब्लड होता है वो फिर पूरे शरीर में जाता है। लिख लेंगे, ठीक है। तो विली जो संरचना है वो छोटी आंत में होती है उसकी दीवारों में, ठीक है। और वहीं से जो पूरे पाचन की प्रक्रिया हुई उससे जो पोषक तत्व बने उनका अवशोषण छोटी आंत की दीवारों में होता है जो कि विली जैसी संरचनाएं करती हैं और वो अवशोषण करके उसे ब्लड में भेज देती हैं, रक्त में। फिर रक्त हो जाता है लीवर पर यानी यकृत में
यकृत फिर उसको छानता है और फिर जो कुछ भी विषैले तत्व उसमें होते हैं उन विषैले तत्वों को छानकर अलग कर देता है और शुद्ध पोषक तत्वों वाला ब्लड फिर पूरे शरीर में जाता है।